नमस्कार दीप्ति. I can't hear you. हॅलो हॅलो नमस्कार. नमस्कार. काय म्हणतेस? आजची अभिवाचिका नीता आणि आजच्या लेखिका इंदिराजी दोघीही काही मिनिटात जॉईन होतील. आपण त्यांची वाट बघूया. आज पाऊस खूप आहे रत्नागिरीमध्ये. आज प्रचंड वादळी पाऊस आहे, त्यामुळे नेटवर्कचा कदाचित थोडासा घोळ होऊ शकतो. तर रसिक प्रेक्षकांना विनंती की थोडासा आम्हाला आज सांभाळून घ्या. आणि आज ज्या लेखिका येत आहेत आपल्याला भेटायला बोलायला, सॉरी जसं रोज सांभाळून घेताय या नेटवर्कच्या छान अबडग्यामध्ये, तसंच आजही सांभाळा असं सांगूया. आणि आज लेखिका येत आहेत इंदिरा डांगी. ह्या हिंदी लेखिका आहेत आणि आम्ही हिंदी बोलणार आहोत, त्यामुळे आम्ही आधीच काय म्हणतात तशी माफी मागून घेतो. हो, आज म्हणजे इथे जॉईन किती झालेत आपले प्रेक्षक मला लक्षात येत नाहीये, कदाचित एक एक जॉईन होत असतील आता. पण ही आज आर्ट सर्कल साठी आपल्या सगळ्यांसाठी खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे की हिंदी लेखिका इंदिरा डांगी आज आपल्या या अर्धा तास लेखकाचा तासला खास जॉईन होत आहेत. खरंच खूप मोठी गोष्ट आहे. नक्कीच. आणि मला वाटतं की हे आपण आज फेसबुकच्या माध्यमातून करतोय म्हणून खरं तर शक्य आहे. ऍक्च्युली तंत्रज्ञानाचे खरं तर आभार मानले पाहिजे. खरंच खूप आभार मानले पाहिजेत, अन्यथा आपण काय म्हणतात तसं शक्य झालं नसतं आपल्याला. मला वाटतं नीताताई बहुतेक जॉईन होत आहेत. ओके, एक मिनिट. नीताताई आणि इंदिराजी, हा, नीताताई आणि इंदिराजी जॉईन होईपर्यंत हिंदी ही एक वेगळी भाषा आहे. आपल्याला साधारणपणे बॉलिवूड हिंदी माहीत असते, पण जी शुद्ध हिंदी असते, म्हणजे उत्तर प्रदेशकडची असो किंवा बिहारकडची असो किंवा ही मध्य प्रदेशातली, इंदिराजी ह्या भोपाळच्या आहेत, तर त्यांच्या हिंदीला एक वेगळा लहेजा असतो, एक टोन असतो. आणि ती ऐकताना ना असं वाटतं आपण एक स्वच्छ शांत तुपामधली मिठाई ऐकतो. हॅलो हॅलो, हाय. मस्त वाटलं तुला अभिवाचन? आवडली ना कथा? काय सुंदर कथा, म्हणजे प्रतिम कथा आहे. खूप छान सादर केली, म्हणजे ती पात्र डोळ्यासमोर उभी राहत गेली. थँक्यू. खरं अगं हिंदीतून मराठी फार मी नाही करत अनुवाद, पण जेव्हा ही संधी मिळाली त्यावेळेला कथा वाचल्यानंतर म्हणजे आय वॉज झॅप्ड. काय एक म्हणजे किती साधेपणाने पण किती प्रभावी तुम्ही लिहू शकता ना. त्यात कुठे आवेश नाहीये त्यांच्या लेखनामध्ये, कुठे त्या हे नाही होत नाही. आता ऐकताना सुद्धा मला ते जाणवलं की किती सुंदर एखादी लेखिका उभं करू शकते खरोखर. हो खरंय. इंदिराजी जॉईन झाल्यात पण दिसत का नाहीये? हो, सभी आले. नमस्कार. इंदिराजी आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत कृतज्ञ हूँ मैं. बहुत आभार आप सभी का इतने सुंदर कथा वाचन के लिए और मुझे अवसर देने के लिए आपसे संवाद का, आप सभी से संवाद. आर्ट सर्कल पेज पर और आर्ट सर्कल परिवार में भी आपका बहुत स्वागत. थैंक यू सो मच. इट्स आवर प्लेजर इंदिरा. या, ओवर टू यू नंदिनी. नंदिनी हाँ, नीता जी, मुझे लगता है पहला सवाल आप पूछेंगी कथा के बारे में, क्योंकि कथा आपने पढ़ी है, आपने अनुवादित की है और इसी की वजह से.
ठीक है, ठीक है। इंदिरा जी, सबसे पहले हमारी हिंदी आपकी हिंदी जैसी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन आपसे बातचीत करने का मौका मिला, ये हमारा सौभाग्य है। ये कथा जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं अभी नंदिनी और दीप्ति को बता रही थी, आई वॉज टोटली एग्जैक्ट, और मुझे इतनी अच्छी लगी थी। मैं हिंदी टू मराठी मैंने इतना अनुवाद नहीं किया है, फिर भी मुझे ये कथा इतनी पसंद आई और इसका अनुवाद मैंने किया था। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि ये जो सब एक्सपीरियंस है, ये कथा आपको कैसे सूझी और कैसे आपने वो उसका लेखन किया, ये इसके बारे में आप कुछ बताएंगी? देखिए, पहले तो मैं हिंदी पर कहूंगी कि हिंदी संपन्न होती है, मतलब पूरे भारत के लोगों ने हिंदी को संपन्न किया है, और हिंदी जो कुछ भी है अगर संपर्क भाषा है तो वो सभी की वजह से है, और हिंदी फिल्मों के कारण तो बहुत ज्यादा उसको क्रेडिट जाता है। कहानी की जहां तक मैं बात करूं, देखिए, जिनके पास पेन होता है वो लिखते हैं, इतिहास वो लिखते हैं जिनके पास पेन होता है। जिस अंचल के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं अपने अंचल का, उस अंचल की कहानी आपके पास तक आ सकती है। जैसे कि अगर नई शिक्षा नीति की भी बात करें तो वो भी ये कहती है कि आप आदिवासी बच्चे को आदिवासी लैंग्वेज में पढ़ाइए, आप मूल भाषा में पढ़ाइए। तो लिटरेचर में भी यही है, जहां से व्यक्ति आया है वो अपना जीवन, अपना अनुभव लेकर आया है। तो मैं मूलतः बुंदेलखंड को बिलोंग करती हूँ, तो वहां का जो जीवन है उसके बारे में लिखना बिल्कुल मेरे लिए ऐसे है जैसे सांस लेना, या जैसे हम अपने घर में कंफर्टेबल होते हैं, ऐसे मैं अपनी कहानी में कंफर्टेबल होती हूँ जब बुंदेलखंड पर लिखती हूँ। वाह, अच्छा अच्छा। इस कथा का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य मुझे लगा कि आपने जो डिटेलिंग उसमें किया है, चाहे वो मनोहर का ऑफिस हो या मनोहर का घर हो, और सनातनपुर का जो डिटेलिंग किया है, बहुत ही प्रभावी है वो। मतलब पढ़ते वक्त भी आई वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सब पढ़ के। और एक इसका अनुवाद एक बहुत अच्छा अनुभव था। मैं आभारी हूँ आपकी, आपने मुझे पहुंचाया पाठकों तक, तो आधी कहानी तो आपकी है, आधी कहानी मेरी है। थैंक यू सो मच, माय प्लेजर। क्या बात है। इंदिरा जी, अच्छा, हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा आपके बारे में, आपके बचपन के बारे में। आपका लिखना कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको पता चला कि आप लेखिका हैं, तो उसके बारे में आप हमें थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं कहूंगी कि लेखक जो होते हैं वो उनका पैदा होते हैं, और हालांकि ये कोई भी लिख सकता है, कोई भी जो लिखना चाहता है उसको इस बात से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर उसने तैयारी नहीं की है। मैं स्पेशली उनसे ये बात कहना चाहूंगी जो मेरी तरह है स्पेशली। देखिए, जो आज का समय है, लड़कियां पढ़ती हैं, कॉलेज जाती हैं, करियर बनाती हैं, उसके बाद उनकी शादी होती है, और करियर में वेल सेटल होने के बाद उनकी शादी होती है। लेकिन मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ मैं टीनेजर थी और मेरी शादी हो गई थी। और स्पेशली उन लोगों से मैं बात करना चाहूंगी जो लिटरेचर में अपना या किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं, लड़कियां। और अगर आपकी एजुकेशन पूरी नहीं हो पाई है, अगर आपको फैसिलिटी नहीं मिली है, अगर आपके साथ कोई खड़ा नहीं है कि आप आगे बढ़े और लोग साथ चले, तो भी मैं कहूंगी कि आप अपना करियर बना सकते हैं। करियर बनाने के लिए या कोई भी वो काम करने के लिए जो आप करना चाहते हैं, जैसे मैं राइटर बनना चाहती थी, और आज भी अगर आप मुझसे पूछें कि आगे मैं क्या करना चाहती हूँ, तो मैं कहूंगी कि मैं राइटर ही बनना चाहती हूँ। और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर भी हूँ उच्च शिक्षा विभाग में स्टेट के। वो साइड से हो गया, वो राइटर बनते बनते रिटर्न गिफ्ट मिल गया मुझे होने का। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर हम अपने आप के साथ खड़े हैं तो बहुत कुछ दिखता नहीं है, फिर मुश्किल नहीं दिखती रास्ते की। जैसे मैं कह रही हूँ, मेरी टीनेजर थी मैं, मेरी शादी हो गई थी, एक संयुक्त हिंदू परिवार था, एजुकेशन भी पूरी नहीं हुई थी। तो यहाँ तक आते आते अगर मैं पलट कर देखती हूँ तो मुझे सिर्फ ये दिखाई देता है कि मैं राइटर बनना चाहती थी, इसके अलावा कुछ भी परेशानी मुझे याद नहीं।
अच्छा, इस कथा में आपने कवि दुष्यंत कुमार की दो लाइनें लिखी है। वो दो लाइनें पढ़ने के बाद मैंने गूगल पे जाके उनकी वो पूरी कविता पढ़ ली। वो भी बहुत बढ़िया कविता, एकदम अच्छी कविता है, बहुत अच्छा लगा। आपके हिंदी में कौन से फेवरेट साहित्यकार है? बहुत सारे हैं। वैसे भी जब हम राइटर बनने निकलते हैं तो कहते हैं 100 तोला पढ़िए, क्या कहावत तो है 10 तोला पढ़िए 1 तोला लिखिए, पर मैं कहूंगी कि 100 तोला पढ़िए। 100 किताबें पढ़ते हैं तब आप एक किताब लिखने काबिल समझिए कि आप शुरू कर सकते हैं। तो पूरी परंपरा से आपको परिचित होना पड़ता है। आप किस दरख्त के नए पत्ते हैं, उस पूरे दरख्त से आप कम से कम परिचित तो हो। और लिटरेचर में कहते हैं कि जो पसंद है वो भी पढ़ो और जो नहीं पसंद है वो भी पढ़ो, तो सब कुछ पढ़ो। तो पूरी सीरीज पढ़ी है, अच्छा। पूरी परंपरा पढ़ी है। प्रेमचंद है, महादेवी वर्मा है, वो सारे लोग जिन्होंने साहित्य में अपना एक स्थान बनाया है। उनके पास जरूर कुछ ना कुछ ऐसा है जो समृद्ध करता है लिटरेचर को, और जरूर उनको मैंने पढ़ा है सभी। अच्छा, आपका मनचाहा साहित्य प्रकार कौन सा है? जॉनर, मतलब आप कथाएं भी लिखती है, आपने उपन्यास भी लिखा है, आपने नाटक भी लिखा है, तो कौन सा फेवरेट साहित्य प्रकार है आपका, जॉनर? ये कुछ ऐसी बात हो गई, आप एक माँ से पूछिए कि कौन सा बच्चा आपका फेवरेट है। ये कुछ ऐसी बात हो गई। अच्छा। उपन्यास लिखने में सबसे ज्यादा समय लगता है। मैं अपने एक उपन्यास का आपसे एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगी। मैं एक उपन्यास लिख रही थी, हवेली जी। सनातनपुर, और हाँ। कि जिस तरह की कहानी थी, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मैंने उसको लिखना छोड़ दिया था। टोटल मुझे 4 साल लगे थे उस नॉवेल को लिखने में। तो प्रेगनेंसी में मैंने उसको छोड़ दिया था। फिर मेरी बेटी हुई, दूसरी जो बेटी है मेरी, सर्जरी से हुई। और सर्जरी के बाद जब मुझे बेड पर लाया गया तो मैंने हस्बैंड से कहा वो मेरे नॉवेल का ड्राफ्ट वहां रखा है वो ला दो। और उसके बाद मैं आपसे कहूंगी कि मैंने उसका क्लाइमेक्स हॉस्पिटल के बेड पर पूरा किया। तो अब याद करती हूँ तो मुझे अपनी बेटी याद है, और वो हॉस्पिटल में क्लाइमेक्स पूरा करना याद है, वो दर्द याद नहीं है जो उस समय रहा होगा। तो नॉवेल। मुझे लगता है कि आज हम, जी। सॉरी, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, 4 महिलाएं बात कर रही हैं, और आज आपने जो ये अनुभव बताया है, मुझे लगता है हम चारों में से हर कोई ये समझ सकता है कि वो दर्द भुला पाना, इसके लिए आपको आपके लेखन का लेकिन सहारा एक मिला। नॉवेल जब आप 4 साल से लिख रहे हो और जब आप उसका क्लाइमेक्स लिख रहे हो तो वो भी एक संतान के जन्म की तरह होता है। तो 4 साल के बाद रचना जब पूरी होने जा रही होती है, तो मैं कहूंगी उपन्यास एक बहुत बड़ा कैनवास होता है जिसमें हम दिल के सारे रंग भर सकते हैं। और नाटक में ऐसा होता है कि आपके मन में अगर 50 पंक्तियां हैं तो कहीं आप सिर्फ 2 उसमें इस्तेमाल करें। बहुत सारी चीजें आप, मतलब नाटक की मंच की एक डिमांड होती है, बहुत सारे बंधन होते हैं, उस हिसाब से लिखना पड़ता है। और कविता देखिए मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन कविता में सुनाती बहुत हूँ। क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं एक पंक्ति 2 पंक्ति कहीं ना कहीं सुनाते हैं, तो कवियों को ये फायदा होता है बनस्पत गद्य वालों के। हम अपनी कहानी तो हर जगह सुना नहीं सकते, लेकिन कविता की 2 पंक्तियां कहीं भी सुनाई जा सकती है और कहीं भी ऑडियंस को जीता जा सकता है। इसी बात पे 2 पंक्तियां आपकी मनचाही कविता की हम सुनना चाहेंगे। देखिए, मुझे दुष्यंत की साये में धूप किताब है, और मुझे पूरी याद होगी। महादेवी वर्मा कवित्री है और उन पर मेरी पीएचडी है, तो वो भी मुझे सारी याद होगी। अब बहुत सारी पंक्तियां हैं, बहुत सारी। अब आप बताइए कि किसकी सुनाऊं, दुष्यंत की सुनाऊं, महादेवी की सुनाऊं? महादेवी जी की हो जाए आज। महादेवी की एक अत्यंत प्रसिद्ध कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। मेरा ख्याल है तमाम स्त्रियों के लिए, न सिर्फ भारत की, विश्व की, 2-4 पंक्तियों में उन्होंने सबकी व्यथा कह।
जी जी। इसी इसी बात को आगे लेते हुए मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी। आपकी एक किताब है 150 प्रेमिकाएं, इस किताब के बारे में आप मुझे बताइए, क्योंकि ये खास करके महिलाओं की कथाएं हैं, महिलाओं के जीवन के बारे में, तो थोड़ा सा आप बताइए देखिए, इसके बारे में। सभी के बारे में मतलब उसमें जो भी पात्र हैं, वो जो टाइटल कथा है 150 प्रेमिकाएं, वो एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है। हमारे आसपास बहुत सारे पुरुष होते हैं जो बहुत सारी स्त्रियों से प्रेम करते हैं, और मैं हमेशा उनके लिए कहती हूँ कि वो उनकी एक मेंटल स्टेटस है। उनको आप डॉक्टर से दिखाइए तो हो सकता है वो ये फ्लर्ट करना, ये आदत करना छोड़ दें। लेकिन उस कहानी का जब क्लाइमेक्स आता है और ऐसा जो पर्सन है जो बहुत सारी लड़कियों से प्रेम करता है, उसका जो दोस्त है वो घर आके अपनी पत्नी से, पत्नी का नाम मैंने सीता रखा था क्योंकि वो मैं एक प्रतीक देना चाहती थी, पूछता है कि क्या उससे तो तुम्हारा परिचय नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये बात स्त्री विमर्श की तरफ भी जाती है कि अगर एक आपका दोस्त है जो ऐसा है, तो आप उससे सवाल करने के बजाय अपनी पत्नी से सवाल करेंगे। तो यही सारी चीजें जो जीवन में होती हैं, जो हमारे आसपास पड़ोस में होती हैं, वही सब मैं लाने की कोशिश करती हूँ लोगों के सामने। लेकिन आपकी जो दूसरी किताब है रफ्तीले राजपथ, ये साहित्यिक राजनीति के बारे में है। तो जहां पे आप बहुत सामान्य जीवन के बारे में लिख रही हैं, वहीं पे आप साहित्यिक या लेखक लोग जिस परेशानी से गुजरती हैं उसके बारे में भी लिख रहे हैं। तो आपसे मैं सवाल ये पूछना चाहूंगी कि ये आपका जो निरीक्षण है, जो आप ये देखती हैं, जानती है, समझती है, ये किस प्रकार से आता है आपके अंदर? देखिए, लेखक बनना जो होता है ना नंदिनी जी, वो एक उम्र मांगता है आपसे। जो घर फूके आप ना चले हमारे साथ, मतलब जीवन लेकर आइए। लिटरेचर में अगर आना है तो ये सोचकर आइए, जैसे आप प्यार करते हैं ना किसी से, पूरी जिंदगी उसके नाम, उससे कुछ भी नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी उसके नाम। लिटरेचर ऐसे होता है, पूरी जिंदगी इसके नाम। अ, तीन चीजों से राइटर बनते हैं: प्रतिभा, अध्ययन, अभ्यास। जो जीवन हमें देता है, हम पे बैक टू सोसाइटी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारा अध्ययन और एक विजन डेवलप होता है वक्त के साथ राइटर में। तो वही कहानी में आता है। और किसी भी देश का जो साहित्य होता है, उसके पीछे उसको उत्पन्न करने वाली जाति का राष्ट्रीय चरित्र उजागर होता है। हम जो लिख रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदी में, मराठी में, तेलुगु में, कहीं ना कहीं हिंदी, मराठी और तेलुगु बोलने वाली जातियों का राष्ट्रीय चरित्र, उनका कॉमन सेंस, उनका व्यक्तित्व, वो सब कुछ उस लिटरेचर में आता है। ऐसा। नीता जी, आप पूछ रही हैं सवाल? आवाज नहीं आ रही नीता है। जी का माइक ऑफ है शायद। माइक ऑफ है उनका माइक ऑफ है। हेलो, हाँ, नीता तुझा माइक ऑफ है। ओके, उन्हें शायद सुना ही नहीं दे रहा है, आई थिंक सो। ओके, इंदिरा जी, थोड़ा सा नेटवर्क का हमारे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, उसके हिसाब से आप हिंदी के अलावा अन्य भाषाओं में, जैसे कि अंग्रेजी है या और भी कोई भारतीय भाषा है, उनमें आप किसे पढ़ना पसंद करती हैं या फिर क्या पढ़ती हैं ज्यादा उसमें? बहुत सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं। जो एक बड़ी प्रसिद्ध सी बात होती है साहित्य में कि जिस भाषा का साहित्य आप पढ़ना चाहते हैं, अगर आप उसे उसी के अनुशासन में पढ़ते हैं, तब आप ज्यादा उस साहित्य से सीखते हैं। जैसे अंग्रेजी का एक अनुशासन है, आप अंग्रेजी की नॉवेल को अंग्रेजी में पढ़िए और उसका अनुवाद हिंदी में पढ़िए। हिंदी में भी बहुत बहुत सुंदर अनुवाद होता है, लेकिन अगर आप उसको उसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, या अगर एक व्यक्ति, बहुत लोग बहुत सारी भाषाएं जानते हैं, मैं हिंदी और अंग्रेजी जानती हूँ, तो उपन्यास पढ़ने का प्रयास करती हूँ, और हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने का प्रयास करती हूँ। ये समझने का प्रयास करती हूँ कि ये शब्द जब हिंदी में आया तो किस खूबसूरती के साथ इसको लेखक लेकर आया। मार्केस का उपन्यास है एकांत के 100 वर्ष, वो मुझे बहुत प्रिय है। अंतोन चेखोव मुझे इतने पसंद है कि जब मेरी राइटिंग के शुरुआती दिन थे, मैंने एक फोटो फ्रेम में अपनी और अंतोन चेखोव की तस्वीर लगा के रखी थी। क्या? और मैं सबसे कहती थी कि अगर ये मुझसे 150 साल बड़े नहीं होते तो इनसे मैं शादी करती।
तो बहुत सारे राइटर हैं जिनको मैंने पढ़ा है। एडगर एलन पो मुझे बहुत पसंद है। और कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ एक किताब किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी का पूरा शायद बहुत अच्छा होता है, तो जितना मुमकिन होता है उतना पढ़ती हूँ। मेरा अगला एक और सवाल है आपसे। आप जब लिखती हैं तो जैसे आपने कहा कि मैं बुंदेलखंड से ये बारे में आप लिखती हैं, उसका जो वर्णन है वो आपके साहित्य में हमें दिखता है, लेकिन जैसे आप वहां पे बड़ी हुई हैं, वो आपका पूरा आपका बचपन वहां पे गुजरा है, तो उसका जो वर्णन आपके किताब में आता है, तो वो जब आप लिखती हैं तो आपको कैसा लगता है कि ये तो मेरे घर जैसा है, जैसे आपने कहा, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, आपके परिसर के बारे में। रचना कैसे आती है, एक राइटर के अंदर रचना कैसे आती है? भवानी प्रसाद मिश्र जैसे कहते हैं कि जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, फिर भी हमसे बड़ा तू दिख। तो रचना एक राइटर के अंदर कैसे आती है? जब रचना आती है, बहुत सारी रचनाएं होती हैं जो लेखक के, किसी भी लेखक के अंदर उसको नॉक करती रहती है, दरवाजे खटखटाती रहती है, लेकिन जो रचना अंदर बची रह जाए, कई बार तो बहुत सालों तक रचना आपके अंदर नॉक नॉक करती रहती है और अंततः वो आपके माध्यम से कागज पर उतरती है। रचना कविता मुझको लिखती है, पंक्तियां कविता मुझको लिखती है, कविता आपके माध्यम से या रचना आपके माध्यम से, उपन्यास आपके माध्यम से अपने आप कागज पर उतरे। पहली बात तो ये होती है कि वो प्लॉट उतना शक्तिशाली होना चाहिए। और मेरे साथ ये होता है, जैसे कि मेरा व्यक्तिगत जीवन है, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, हस्बैंड है, परिवार में मदर इन लॉ है, मैं जॉब में हूँ, वो सारी चीजें जो आप सबके साथ, हम सबके साथ होती हैं, घर परिवार और जिम्मेदारियां और जॉब, तमाम चीजें। लेकिन जब रचना आती है तो वो, मैंने आपसे कहा ना कि लिखना एक प्यार करने की तरह होता है। आप किसी से प्यार करते हैं तो आप किसी न किसी से उसके लिए वक्त निकाल लेते हैं ना। जॉब पर है वहां से भी निकाल लेंगे, घर पर है वहां से भी निकाल लेंगे, रात को सो रहे हैं तो जाग कर भी निकाल लेंगे। तो तब मैं, अगर जब मैं रचना में होती हूँ तब मैं सिर्फ रचना में होती हूँ, और जब वो उसको मैं पूरी कर चुकी होती हूँ तब मुझे ध्यान आता है कि इस सारे जीवन के साथ, कार से कॉलेज जा रहे थे या घर में बच्चों के लिए खाना बना रहे थे या कोई दूसरा काम कर रहे थे, इन सब के बीच में मैं रचना में थी, अगर लिख रही थी, सोच रही थी, और ऐसा होता है कि वो पूरी हो जाती है कहानी अपने आप। जैसे मैं अगला सवाल मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि आप एक प्रोफेसर हैं, माँ हैं, बहू हैं, तो इतने सारे रोल्स तो हम मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में निभाते ही हैं, उसमें आप लिखने में समय कैसे निकालते हो? तो जैसे आपने कहा कि आप रचना में हैं, तो आप बस वो बोलते हैं ना उस धुन में हैं, तो हाँ, बस उस धुन में होते हो। पढ़ना पढ़ना भी साथ में, मैं कहूंगी वो सारे लोग जो लिखने में करियर बनाना चाहते हैं, स्पेशली लड़कियां या कोई किसी भी उम्र से, हिंदी में कितनी लेखिकाएं हैं जिन्होंने मैत्री पुष्पा है, बच्चों के बड़े हो जाने के बाद लिखना शुरू किया। तो मतलब कोई ऐसा नहीं है कि जब आप कोई मुहूर्त निकलेगा और दुनिया पीले चावल लेकर आएगी कि अब आप लिखना शुरू कर दीजिए। आप कभी भी लिखना शुरू कर सकते हैं, 60 की उम्र पे कर सकते हैं, 16 की उम्र पे कर सकते हैं। एबीसीडी लिखना सीखा तभी से आप लिखना शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि कब लिखें, किन हालात में लिखें। एक लेखिका है, वो लिखती थी, वरिष्ठ लेखिका है कि मैं दाल चढ़ाती थी ऑफिस से आने के बाद और कहानी लिखती थी। लोगों ने ऐसे लिखा है, लोगों ने बाथरूम में बैठकर लिखा है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मैं ये कहूंगी, ना सिर्फ लिखने की बात, वो सब लोग जो अपना करियर बनाना चाहते हैं लिखने में, गायन में, नृत्य में, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, या प्रतियोगी परीक्षा पास करना चाहते हैं, देखिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप अपने लक्ष्य से प्रेम करते हैं, उसके बाद आप अपने आप उस तक पहुंच जाते हैं, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती। क्या बात, क्या बात। मुझे लगता है जितने भी प्रेक्षक हमारे आज ये बात सुन रहे हैं, जो भी लड़कियां हैं, स्त्रियां हैं जो लिखना चाहती है, तो उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्चुअली इंस्ट्रक्शन है या गाइडलाइन है कि लिखना तो है तो लिखना पड़ेगा। दीप्ति जी अभी सवाल पूछना चाहती हैं? आप आपको खुद को जी, आवाज आवाज थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है। आवाज, मुझे लगता है माइक की प्रॉब्लम है, आवाज थोड़ी सी कम सुनाई दे रही है। हेलो हेलो, अभी आ रही है आपको आवाज? मुझे आ रही है, क्योंकि कम सुनाई दे रही है, धीमी सुनाई दे रही है। हाँ, आ रही है। अच्छा,
अच्छा, अभी आ रही है? हेलो, यस यस, आ रही है, आवाज आ रही है। इंदिरा जी, आप सुन पा रही है मुझे? हाँ, आवाज आ रही है आपकी, थोड़ी कम कम सुनाई दे रही है, कहिए आप। अच्छा, कम आ रही है, ओके ओके। वो हिंदी बोलने का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम है, इसलिए शायद वॉल्यूम टोन भी नीचे वाला लगा है शायद। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नेटवर्क का इश्यू है। और मैंने कहा ना कि हिंदी और ज्यादा सुंदर होती है, उसको सारे लोग मिलकर जी हाँ, संपन्न करते हैं। वैसे भी हिंदी बहुत सारी बोलियों जी से मिलकर के बनी है, तो जी सभी को हाँ, जी श्रेय हाँ, जाता है करने का, मुझे जाता है, जी आपको हाँ, नहीं जाता। जी हाँ। एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी कि मैं पहले मैं एक बात कन्फेस करती हूँ कि मेरा हिंदी पढ़ना बहुत कम है। तो आप क्या सजेस्ट करोगी, आप जैसे लेखक या फिर लेखिकाएं, ऐसे कौन से नाम आप बताएंगी, ये पढ़ो, जरूर पढ़ो? अच्छा, हिंदी पढ़ने के वो लिए हिंदी मतलब वर्ड्स हिंदी अच्छे हिंदी की हैं। रचनाएं, तो मैं कहूंगी कि हाँ, रचना। सिर्फ सिर्फ हिंदी की रचनाएं नहीं पढ़िए, विश्व साहित्य भी पढ़िए। मतलब विश्व साहित्य का अनुवाद जो आप हिंदी में पढ़ना चाहें, मराठी में, हर भाषा बहुत संपन्न है। मराठी तो हिंदी से भी पहले बहुत संपन्न रही है साहित्य के मामले में। तो आप जी विश्व साहित्य भी पढ़िए, हिंदी भी पढ़िए। हिंदी में सबसे बड़े जी लेखक का नाम अगर मैं आपसे चर्चा करूं तो आप खुद ही कहेंगी प्रेमचंद है। प्रेमचंद जी। प्रेमचंद की कहानियां बहुत कालजयी हैं, और बहुत सारे लेखक हैं, एक पूरी परंपरा है। आप कविता पढ़ना चाहेंगे तो बहुत सारे कवि हैं यहाँ पर जिनकी कविताएं, आप कहानी पढ़ना चाहेंगे, आप उपन्यास पढ़ना चाहेंगे। एक उपन्यास था चंद्रकांता, उसके लिए लोगों ने हिंदी सीखी थी, बाद में जो अभी 100 साल के बाद जिस पर धारावाहिक बना गया। तो यहाँ ऐसी हम्म रचनाएं रही हैं कि जिनके लिए लोगों ने हिंदी सीखी है। तो पूरी सीरीज है एक जो प्रेमचंद से शुरू होती है। और जी हाँ, महादेवी वर्मा मुझे बहुत प्रिय है। और अगर आप कविता में कहेंगे तो दिनकर मुझे बहुत प्रिय है। दिनकर की तो पंक्तियां मुझे बहुत पसंद है। मतर्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं, उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। और मैं क्या बात, दिनकर जी से क्या कहूंगी, बात। बहुत प्रिय मेरे कवि जो थे, मैं उनसे विनम्रता से, मेरे दिल में ये ख्याल आता है कवि के लिए कि आज का जो समय है ना, आज की उर्वशी खुद ही सूर्य होने का मादा रखती है, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, या कोई भी हो। क्या क्या बात बात है, है, क्या बात है। ऐसा लगता है आप बोलते रहे हाँ, और हम सुनते रहे। जी, एकदम, बिल्कुल। नीता, कुछ पूछना चाहोगे आप? आपने जो नाटक लिखा है उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रयोग हुए हैं और वो अमेरिका में भी उसके प्रयोग हुए हैं। उसके बारे में आप कुछ बताएंगी, नाटक के बारे में? जी बिल्कुल, मैं कहूंगी, देखिए मैंने कई कई सारे नाटक लिखे हैं। एक नाटक है मेरा आचार्य, जो साहित्य की मठाधीशी पर मैंने लिखा है। एक नाटक है राई। बुंदेलखंड में नृत्यांगनाएं होती हैं बेड़नी जाति की, और वो एक लोक नृत्य करती है राई। और देखिए, सिर्फ कला से किसी का पेट नहीं भरता। हिंदुस्तान में कोई सोचे कि सिर्फ चित्र बनाकर जीवन निकाल ले, सिर्फ कविता लिखकर जीवन निकाल ले, हम्म, और सिर्फ लोक नृत्य जीवन करके जीवन निकाल ले। कोई एक उनमें से होता है जिसको, जो बड़ा सेलिब्रिटी नाम हासिल कर लेता है, जिसको सरकार पद्मश्री जैसे पुरस्कार दे देती है। लेकिन पूरी की पूरी जाति, पूरे के पूरे लोग, बहुत सारी बहुत अच्छी लोक गायिका है, पूरे जीवन में कभी आकाशवाणी में गाने नहीं पहुंच पाती हैं। तो वो जो लोक नृत्यांगनाएं हैं उनकी कहानी है। और अमेरिका में वो इतनी ज्यादा पसंद की गई। उसमें डाकू है, उसमें ठाकुर हैं, उसमें एक एसपी साहब हैं, और उसमें एक हम्म, महत्वाकांक्षी नृत्यांगना है जो एक पढ़ी लिखी लड़की है, और पढ़ी लिखी होने के बाद भी नृत्य में अपना करियर बनाना चाहती है। वो नाटक अमेरिका में बहुत पसंद किया गया था। एक रानी कमलापति नाटक था, वो हाँ, बहुत पसंद रानी किया कमल। गया था। और एक नाटक है मेरा राजकुमार पिथौरा, जो भीलों के लोक नायक। देखिए, मैंने लोक देव नहीं उनको बनाया, उसमें उनको लोक नायक बनाया है। अगर मैं जैसे मेरा उपन्यास है हवेली सनातनपुर, उसमें 200-300 भूत आपको महसूस होंगे, लेकिन आएगा एक भी सामने नहीं, क्योंकि पर्सनली मैं खुद भूतों में यकीन नहीं करती।
तो ऐसा ही मुझे लगा कि भीलों का जातीय चरित्र उभारने के लिए हमें उनका नायक चाहिए, हमें उनका देवता नहीं चाहिए। जैसे कि वाल्मीकि रामायण में राजा रामचंद्र हैं और रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र हैं। दोनों ही जो जाती रही भावना, जैसी आपको जो रूप अपनाना हो, आप भगवान राम के पास भी जा सकते हैं, आप राजा राम के पास भी जा सकते हैं, आप उत्तर भारत में घर के बड़े बेटे राम को भी महसूस कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने उनके लोक देव को लोक नायक की तरह प्रस्तुत करने का प्रयास किया उसको। अच्छा अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग ना। वर्सेटाइल लेखन बहुत मुश्किल से होता है एक्चुअली। इंदिरा जी आज सॉरी नहीं, मैं इनके साहित्य में जो स्त्री प्रतिमा है ना, उसके बारे में आई एम वेरी मच क्यूरियस, और मैं पढ़ूंगी अभी जरूर, क्योंकि बहुत निश्चयी और ठाम वो व्यक्ति रेखाएं हैं। इस कहानी में भी मनोहर की जो बीवी है ना, रेवती, वो है एक बहुत सीधी सादी हाउसवाइफ, लेकिन जिस तरीके से उसका आपने वर्णन किया है, रेवती का पूरा एक कैरेक्टर हमारे सामने जो आता है, वो बहुत ही सुलझी हुई और एक डिसीजिव होम मेकर है वो, ऐसे लगता है मुझे, है ना। आभार, बहुत बहुत आभार नीता जी का और नंदिनी जी का और दीप्ति जी का कि मतलब मेरी कहानी को भी अवसर दिया और कहानीकार को भी अवसर दिया। जी, क्योंकि हम चाहते हैं इस उपक्रम से, इस कार्यक्रम से ज्यादा लोगों तक अलग अलग किताबें पहुंचे, अलग अलग शैलियां पहुंचे, वो पढ़ना शुरू करें। क्योंकि आजकल हम बहुत बार स्मार्टफोन देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिल्म्स देखते हैं, लेकिन पढ़ना थोड़ा सा भूल गए हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग वापस वो किताबों में खो जाएं, किताबें खोलें और उनके पन्नों में अपना एक जो विश्व है उसे बनाएं, उस कहानीकार के साथ साथ वो भी घूम के आए उस दुनिया में जो कहानीकार ने अपने दिमाग में बनाई है। तो ये इस उपक्रम से हम शुरू कर रहे हैं और मुझे आज बहुत खुशी हुई कि इस कार्यक्रम की वजह से आपसे बात करने का मौका मिला, आपसे जानने का मौका मिला कि किस तरह से हम ये बात मतलब समझ पा रहे हैं पहली बार। नीता जी आपसे कुछ पूछना चाहती हैं? नहीं, मैं पूछना नहीं चाहती, मैं इसी समय एक और विशेष आभार मैं प्रदर्शित करना चाहती हूँ। वो आभार है प्रणव सखदेव, मराठी के युवा लेखक है, और उन्होंने मुझे पहली बार इस कथा का अनुवाद करने के लिए कहा था। ये कथा उन्होंने मुझे पहली बार दी थी और उनके कहने पर मैंने ये अनुवाद किया था। तो मैं इस वक्त प्रणव को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उसने मुझे कथा दी, इसलिए मुझे इंदिरा जी का सब साहित्य और सब लेखन से मैं परिचित हो सकी। प्रणव जी को भी आभार पहुंचाइएगा। और प्रणव शायद भी देख रहा होगा, प्रणव शायद देख रहा होगा ये डिस्कशन। जरूर, यस, वो रहेंगे हमारे साथ। बहुत अच्छा लगा आज आर्ट सर्कल रत्नागिरी के परिवार में। इंदिरा जी आपका स्वागत तो है ही। जब ये कोरोना का लॉकडाउन खत्म हो जाएगा और हम पहले जैसे घूम फिर पाएंगे, तो हमारी तरफ से आपको ये आमंत्रण रहेगा रत्नागिरी आने का हमारे साथ। आप रत्नागिरी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानती होंगी कि हम हापुस मैंगोज के लिए बहुत फेमस हैं, तो आप जरूर हमारे यहाँ पे आइएगा घूमने के लिए, हमसे बात करने के लिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृतज्ञता। थैंक यू इंदिरा जी, थैंक यू सो मच। यू वांट टू ऐड समथिंग? थैंक यू, बहुत आभारी है मैं। थैंक यू, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हॅलो हॅलो, बोला। आर्ट सर्कलच्या वतीने मी प्रणव सखदेव यांचे सुद्धा खूप मनापासून आभार मानते, कारण इतकी सुंदर कथा म्हणजे ओळख करून दिल्यासारखी आहे त्यांनी। खरंच आहे, सुद्धा म्हणजे तुला तर द्वारे आम्हाला पण ती ओळख झाली। नवीन प्रणव जर बघत असतील तर प्रणव खूप खूप आभार। आणि आज एक नवीन लेखिका आपल्याला समजली, आपण तिच्या साहित्याकडे आता वळलो आहोत।
आणि तू जसं म्हणालीस तसं आपल्याला आता हिंदी वाचनाला परत सुरुवात करायला होऊ शकते, ही चांगली सुरुवात होऊ शकते. सर्व रसिक प्रेक्षकांचे खूप खूप आभार. नीता ताई तुमचे खूप आभार. आर्ट सर्कल आणि नंदिनी, तुम्ही दोघांनी ज्या जिद्दीने आज इंदिराजींना आणलेलं आहे त्याच्यासाठी थँक्यू सो मच. कारण मी गिव्हअप केलं होतं एका पॉइंटला की नाही आता कॉन्टॅक्ट होत नाहीये काही, पण थँक्यू. मला इतकं छान वाटलं आज त्या आल्यानंतर. थँक्यू सो मच. खूप आणि मस्त गप्पा झाल्या. नीता तुझेही आभार. नंदिनी थँक्यू सो मच. मला वाटतं आपण लाईव्ह सेशन संपवूया. चालेल. ओके, गुड नाईट, शुभरात्री, बाय बाय बाय. रसिक प्रेक्षकांचे सुद्धा मनापासून आभार. धन्यवाद.